मॉर्निंग। सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे हो, मौज में हो। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। चलो सभी फटाफट से क्लास को ज्वाइन कर लो और आज का करंट अफेयर अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि पता है आज है अपनी 26 अगस्त 2024 और आज है अपना कृष्ण जन्माष्टमी। यानी कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? कृष्ण जन्माष्टमी आती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, ठीक है, और राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, ठीक है। तो कृष्ण शुक्ल का में अंतर है और कृष्ण जी काले होते हैं इसलिए कृष्ण पक्ष में जन्मे हुए हैं और राधा जी गोरी है इसलिए शुक्ल पक्ष में, ठीक है। तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, अब अपन आज का जो मोटिवेशन थॉट है वो अपन जान लेते हैं कि समस्याओं के समाधान खोजने वाला व्यक्ति ही सफलताओं की सत्ता प्राप्त करता है। जिसने अपनी मंजिल में आने वाली बाधाओं को यानी असफलताओं को खोज लिया, किस जगह जाकर अपन असफल हो रहे हैं उस चीज को अगर जिसने खोज लिया, समाधान जिसने खोज लिया, वही व्यक्ति आगे जाकर जिसको जो प्राप्त करना है वो प्राप्त कर सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन जान लेते हैं आज अपनी क्लास है वो 358वीं क्लास रहेगी और आज दिनांक है 26 अगस्त 2024। चलिए तो आज का करंट अफेयर जानने से पहले अपन कल के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। और कल का क्वेश्चन नंबर 1 था अपना, अगस्त 2024 में भारत में सबसे ज्यादा सार्वजनिक इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग स्टेशन कौन से राज्य में है? तो ये आपके कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2024 में मोदी जी गवर्नेंस ड्राइव रिसेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रोस्पेरिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये तरुण चुंग के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में भारत सहित 35 देशों को निःशुल्क वीजा सुविधा प्रदान करने की घोषणा कौन से देश के द्वारा की गई है? यानी भारत के सहित पूरे टोटल 35 देश हैं जिनको कौन सा देश है जो वीजा मुक्त है वो सुविधा प्रदान करेगा? तो ये प्रदान करने वाला है श्रीलंका। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, अगस्त 2024 में राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये जो महिला बनी है कौन है वो? डायना पुंडोले। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्र 28 वर्ष की है, ठीक है। और ये सबसे खास बात तो ये है कि ये 2 बच्चों की माँ भी है, फिर भी ये इतना ज़्यादा स्ट्रगल करके इसने ये अचीवमेंट है वो हासिल की है, ठीक है। तो इससे आप लोग सभी जान गए होंगे कि अचीवमेंट अपने प्राप्त करने के लिए कोई उम्र नहीं होती और कोई भी दुविधा नहीं होती, कैसे भी करके अपन अपनी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट अगस्त 2024 में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1, इसके तहत 25 चैलेंज का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है? तो ये अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में किसकी जन्मशती के सम्मान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 100 रुपए का सिक्का स्मारक है वो जारी किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा एम करुणानिधि। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सभी लोग साथ साथ में कमेंट भी करते जाइए जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब अपन जान लेते हैं आज के करंट अफेयर को। और जैसा कि आपको पता है डेली नेशनल एंड इंटरनेशनल की क्लास आपकी लगती है 7:45 पे और राजस्थान करंट अफेयर की क्लास आपकी लगती है 8:45 पे। तो इन दोनों क्लासों को, ये दोनों क्लासेस आपकी व्याख्या सहित होती है जैसा कि आपको पता है, तो इन क्लासों को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि अगस्त 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए किसे सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कम है लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन ज्यादा बनने वाले हैं आपके। यानी आज का जो सेशन रहेगा आपके हर ऑप्शन में एक नया क्वेश्चन है। जितने भी आपके ऑप्शन है हर क्वेश्चन में आपको एक नया क्वेश्चन मिलेगा, पुराने नहीं। अभी जो नेक्स्ट अपने जो अभी चल रहे हैं, अभी 1-2 दिनों के करंट अफेयर यानी आगे के 1-2 दिनों के करंट अफेयर हैं वो सारे अपने ऑप्शंस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो सेशन को मिस मत करना, पूरा एंड तक जरूर देखना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ऑप्शन है सुमित अंतिल, भाग्यश्री जाधव, सत्य प्रकाश
प्रकाश सागवान, गगन नारंग। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका क्या होगा, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सत्य प्रकाश सागवान। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है सत्य प्रकाश सागवान को। और अब अपन बात कर लेते हैं कि पेरिस जो ओलंपिक थे उसके लिए सेफ डे मिशन कौन था, वो था गगन नारंग। पेरिस ओलंपिक के लिए सेफ डे मिशन, ठीक है। और ये दोनों कौन है दोस्तों, ये दोनों सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, ये दोनों हैं अभी पेरिस पैरा ओलंपिक के ध्वजवाहक, यानी जब शुरुआत होती है तो उसके शुरुआत के ध्वजवाहक है वो, इनको नियुक्त किया गया है। तो पेरिस पैरा ओलंपिक, पेरिस पैरा ओलंपिक के ध्वजवाहक, और पेरिस ओलंपिक के ध्वजवाहक कौन थे, वो थे आपके शरद कमल और पीवी सिंधु, ठीक है। और समापन के कौन थे, मनु बाकर और श्री जेस, ये दोनों उसके समापन के थे, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं अपन इस क्वेश्चन की तरफ, इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। जो आपके सत्य प्रकाश है इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो सत्य प्रकाश सागवान के बारे में जाने, प्रकाश देखिए दोस्तों, सत्य प्रकाश सागवान है, ये भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष भी है, और इनको अभी पेरिस पैरा ओलंपिक के सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। और इसके साथ ही दोस्तों ये कौन है, ये है भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए अब अपन भारतीय पैरा ओलंपिक जान लेते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक जो भी आपके आयोजित होंगे 28 अगस्त से, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक का आयोजन कब होगा दोस्तों, इसका जो आयोजन होने वाला है, आयोजन ये होगा आपका 28 अगस्त से। कब से होने वाला है, ये 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक ये होने वाला है। तो 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक, ठीक है। और देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है पेरिस पैरा ओलंपिक की कि भारत के 84 खिलाड़ियों का दल है जो भेजा जा रहा है, जो अब तक के पैरा ओलंपिक के लिए सबसे बड़ा दल है, ठीक है। तो भारत के 84 खिलाड़ियों का दल भेजा जा रहा है, ठीक है, जो अब तक का सबसे बड़ा दल है, जिनमें से 32 तो एथलीट कौन है, महिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, अब अपन जान लेते हैं ये जो आयोजित हो रहा है कहाँ पर आयोजित हो रहा है। तो ये पेरिस फ्रांस, जहां पर आपका ओलंपिक आयोजित हुआ था वहीं पर ये। तो आयोजन कहाँ हो रहा है इसका, तो ये हो रहा है पेरिस में। पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस, ठीक है। अब इसके आदर्श वाक्य के बारे में जान लेते हैं। इसका आदर्श वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य
देखिए दोस्तों, इसका आदर्श जो वाक्य है वो है गेम्स वाइंड ओपन। गेम्स वाइंड ओपन, ठीक है, ये इसका आदर्श वाक्य है। और देखो दोस्तों, अभी जो इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं वो कितने इवेंट आयोजित किए जाएंगे? 22 खेलों में 549 इवेंट है वो जारी किए जाएंगे, ठीक है। तो इवेंट कितने इवेंट होंगे? 22 खेलों में 549 इवेंट है वो आयोजित होंगे, ठीक है। और इसका जो शुभंकर है वो क्या है? फ्रिज है, शुभंकर फ्रिज, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि जो आपका पहला पैरा ओलंपिक हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो सबसे पहला पैरा ओलंपिक आपका हुआ था 1960 में। तो सबसे पहला पैरा ओलंपिक कब हुआ? 1960 में हुआ। और 1960 में भी कहाँ हुआ? रोम में हुआ। और रोम कहाँ है आपका? इटली में है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि सबसे पहला शीतकालीन पैरा ओलंपिक ये कब आयोजित हुआ दोस्तों? ये आपका आयोजित हुआ था 1976 में। और 1976 में कहां पर? स्वीडन में आयोजित हुआ, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग ध्यान में रखना। पेरिस ओलंपिक के बारे में अभी आपके आयोजित होंगे, उस दौरान सारी चीजें हैं इनके बारे में आ जाएगी। और अपना जो पेरिस ओलंपिक है इसमें भारत ने कितने मेडल है वो जीते हैं? टोटल भारत ने 6 मेडल जीते हैं, जिनमें से एक तो है आपका सिल्वर मेडल और 5 है आपके ब्रोंज मेडल, ठीक है। और भारत का जो स्थान रहा है मेडल टैली में तो 71वां स्थान रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगस्त 2024 में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए प्रॉम्प्ट, डीआरपीएस, जल विद्युत, डीपीआर या उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करके बताइए। देखो, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय है, इनके द्वारा ये सारे जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, प्रॉम्प्ट, डीआरपीएस और जल विद्युत, डीपीआर, यानी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं अपन, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में। तो प्लेटफॉर्म की अगर अपन बात करें, प्लेटफॉर्म ये जो प्लेटफॉर्म है वो इनका शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है, यानी लॉन्च किसके द्वारा किए गए हैं? तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा तो लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री है आपके कौन? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री है मनोहर लाल खट्टर। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन ये भी कवर हो जाता है। वर्तमान में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसका जो उद्देश्य है वो क्या रखा गया है और ये कब आपका मतलब इसको लॉन्च किया गया था, कहाँ किया गया था और विकसित किसके द्वारा किया गया, सारे जाने। तो कब किया गया, कब की अगर अपन बात करें तो ये किया गया था आपका 20 अगस्त 2024 को। 20 अगस्त 2024, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। और इसको विकसित है वो किसके द्वारा किया गया? तो विकसित के बारे में अगर अपन बात करें तो दोस्तों इसको जो विकसित किया गया था वो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा इसको विकसित किया गया। तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण,
प्राधिकरण के द्वारा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब अपन जान लेते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। इसका जो उद्देश्य है वो क्या रखा गया है। इसका जो उद्देश्य रखा गया है वो है कि देश के बिजली क्षेत्र की दक्षता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता, यानी प्रभावशीलता है, इसको बढ़ावा देना। तो देश के बिजली क्षेत्र में की जो दक्षता है, दक्षता और पारदर्शिता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देना, प्रभावशीलता को बढ़ावा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, अपन थोड़ा और जान लेते हैं किन के बारे में। अब अपन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, ये जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है दोस्तों, चलिए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 1951 में की गई। और कौन से मंत्रालय के तहत? केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत की गई। तो स्थापना की बात करें, स्थापना आपकी की गई थी 1951 में। और मंत्रालय की अगर बात करें, मंत्रालय कौन सा है? केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, ध्यान में रखना। अब देखो दोस्तों, ये जो मंत्रालय है वो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय है और इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है? घनश्याम प्रसाद अध्यक्ष है, ठीक है। अध्यक्ष है घनश्याम प्रसाद इनके अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए, अब अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अध्यक्ष आ गए, मुख्यालय कहाँ पर है इनका? मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो मुख्यालय की बात करें, नई दिल्ली में ये लॉन्च किए गए हैं। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। और इसके साथ ही दोस्तों, अब नेक्स्ट अपन इनके बारे में जान लेते हैं कि इनका जो कार्य है वो क्या है? राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करना। कार्य है राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करना, राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करना, ठीक है। ये इनका कार्य है। समझ में आ गया सभी को? चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज के जो आपके सारे क्वेश्चन है सब ऑप्शंस में आपको अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो इनको ध्यान से देखते रहना। आपका क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में भारत और जापान देश के साथ कौन सी एग्रीमेंट की गई है? यानी इनके साथ है वो कौन सा एग्रीमेंट किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए, या आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए, या स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देना। स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका क्या होगा? चलिए मैं आपको ऑप्शंस के बारे में बता देती हूँ। बात करें अपन स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, तो स्थानीय मुद्राओं के जो उपयोग को बढ़ावा है, ये जो एग्रीमेंट हुआ है किन किन के मध्य? आरबीआई और बैंक इंडोनेशिया के मध्य। आरबीआई और बैंक इंडोनेशिया के मध्य ये एग्रीमेंट है वो हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए। आयुर्वेद वाला जो एग्रीमेंट हुआ है वो है आयुष मंत्रालय और थाईलैंड के मध्य। किसके? आयुष मंत्रालय और थाईलैंड के मध्य हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए ये जो एग्रीमेंट किया गया है वो किनके द्वारा किया गया है दोस्तों? ये एग्रीमेंट हुआ है आपका भारतीय सेना और IOCL के मध्य। भारतीय सेना और IOCL इनके मध्य है ये एग्रीमेंट आपका किया गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी भारत और जापान देश के मध्य जो समझौता हुआ है वो ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट का समझौता हुआ है। अब देखिए इस समझौते की एक खास बात यह है कि भारत पहली बार जापान के साथ ये समझौता कर रहा है एक्सपोर्ट के लिए, और जापान भी पहली बार, अब भारत पहली बार कर रहा है तो जापान तो करेगा ही पहली बार, ठीक है। पहली बार अमोनिया का एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए अब इनके बारे में अपन जान लेते हैं। ग्रीन अमोनिया के बारे में, हरित अमोनिया के बारे में अगर अपन बात करें, सॉरी पहले एग्रीमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। एग्रीमेंट क्या हुआ है? जो एग्रीमेंट हुआ है दोस्तों आपका हरित अमोनिया के मध्य हुआ है। हरित अमोनिया जापान को निर्यात करने के लिए, ठीक है। तो हरित अमोनिया मध्य किसके हुआ? मध्य की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो भारत और जापान के मध्य हुआ है, ठीक है। और क्या एग्रीमेंट हुआ है? एग्रीमेंट हुआ है हरित अमोनिया का। और ये जो हरित अमोनिया का एग्रीमेंट है वो जापान के साथ पहली बार हो रहा है, ठीक है। जापान है वो इनका पहला समझौता है जापान के साथ, जापान को निर्यात, ठीक है। जापान को भारत निर्यात करेगा और ये पहला समझौता है, पहला समझौता पूछा जा सकता है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपन नेक्स्ट इनके बारे में जानते हैं कि ये हरित अमोनिया वाला एग्रीमेंट हो गया। अब ये जो एग्रीमेंट है वो कौन कर रहा है? तो अपने भारत की है सेम्बकॉप इंडस्ट्री, और वो जापान की 3 जापानी कंपनियों के साथ एग्रीमेंट है वो कर रही है। तो सेम्बकॉप इंडस्ट्रीज, सेम्बकॉप सेम्बकॉप इंडस्ट्रीज ने 3 जापानी कंपनियों के साथ, 3 जापानी कंपनियों के साथ, ठीक है, इनके साथ ये समझौता है वो किया है। अब चलिए दोस्तों हरित अमोनिया के बारे में जाने। तो ये जो हरित अमोनिया वो बनती कैसे है? तो ये नवीनकरण ऊर्जा के इस्तेमाल से उसके बाद पानी का विभाजन किया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, जो उत्पादित हाइड्रोजन होती है वो वायु से नाइट्रोजन को निकाल के अलग करके उन दोनों को आपस में मिलाया जाता है, तो इससे आपकी हरित अमोनिया है वो बनती है, ठीक है। चलिए हरित अमोनिया के बारे में जाने। हरित अमोनिया ये हरित अमोनिया जो आपकी बनती है दोस्तों कैसे बनेगी? तो ये नवीनकरणीय ऊर्जा से नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत के साथ से नवीनकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने के बाद इस्तेमाल, और उससे क्या होगा, पानी का विभाजन करना पड़ेगा, पानी का विभाजन। और पानी के विभाजन के बाद दोस्तों क्या होगा, इसके बाद है वो जो उत्पादित हाइड्रोजन होगी, उत्पादित हाइड्रोजन, और इसके साथ ही वायुमंडल से किसको अलग करना पड़ेगा, वायुमंडल से नाइट्रोजन को अलग कर से, ठीक है, वायु से अलग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को करके, ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन को करके, हाइड्रोजन तो है
नाइट्रोजन को अलग करने के बाद ये जो बनेगा आपका वो हरित अमोनिया बनेगा। अब देखो दोस्तों, ये जो अमोनिया होती है आपकी काफ़ी ज़्यादा जहरीली गैस होती है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो NH3 होता है। ठीक है, अमोनिया के बारे में जान लेते हैं अब अपन। अमोनिया जो है आपकी सबसे जहरीली गैस है। जहरीली गैस, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? NH3। ठीक है, तो NH3 इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद दोस्तों अपन बात करें ये किस काम में आते हैं, यानी इसका जो उत्पादन है वो कैसे किया जाता है। उत्पादन तो दोस्तों उद्योगों के माध्यम से होता है। उत्पादन उद्योगों के माध्यम से। ठीक है, और इसके उपयोग की बात करें, क्या काम में आता है, क्या उपयोग है इसका, तो देखो दोस्तों, उपयोग है इसका कि उर्वरकों, प्रशीतन और जो आपका है एक और है सफाई उत्पादों, इनके निर्माण में इसका उपयोग है वो किया जाता है। तो सबसे पहला इसका जो उपयोग है वो है उर्वरक प्रशीतों, उर्वरक प्रशीतकों और सफाई, प्रशीतन कर लो इसको, प्रशीतन और सफाई। ठीक है, सफाई उत्पादों के निर्माण में। ठीक है, पहला तो ये है। दूसरा है कि अमोनिया से एक चीज का और निर्माण होता है, किसका, कि अपन जब नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे रसायन बनाएंगे तो उनमें कच्चे उत्पाद के रूप में अमोनिया है वो काम आती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे रसायन बनाने में कच्चे उत्पाद के रूप में। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखना। चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में HCL टेक्नोलॉजी के नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों जानते हैं कि ये CFO क्या होता है, यानी मुख्य वित्तीय अधिकारी होता है। CFO का मतलब होता है मुख्य वित्तीय अधिकारी। ठीक है, चलिए ऑप्शन है आपका शिव वालिया, राजेश नाम्बिया, केसी वेणुगोपाल, जय शाह है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होगा। देखो दोस्तों, अब अपन चलते हैं पहले ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा शिव वालिया। ठीक है, शिव वालिया है वो HCF टेक्नोलॉजी के नए CFO के रूप में नियुक्त हुए हैं। राजेश नाम्बिया के बारे में अगर अपन बात करें तो राजेश नाम्बिया है वो नेस्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष हैं, अभी मनोनीत किए गए हैं, नेस्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं, मनोनीत अध्यक्ष। ठीक है, इनको भी मनोनीत किया गया है। और इसके साथ ही दोस्तों ये कॉन्गिजेंट इंडिया के पूर्व अध्यक्ष भी और MD रह चुके हैं। ठीक है, कॉन्गिजेंट इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और MD रह चुके हैं। ठीक है, राजेश नाम्बिया के बारे में ये चीज ध्यान रखना, ये भी नियुक्ति हुई है इनकी नेस्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। बात करें अपन
केसी वेणुगोपाल की। तो केसी वेणुगोपाल है वो किसके रूप में भी नियुक्त किए गए हैं, तो इनको किया गया है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में। तो ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अभी हाल ही की अभी 1-2 दिनों में इनकी नियुक्तियां हैं वो की गई है, ठीक है। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपन नेक्स्ट अपन ऑप्शन की बात करते हैं, जय शाह है। जय शाह कौन है, ये आईसीसी के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए हैं, आईसीसी के नए चेयरमैन। नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए हैं। और इसके साथ ही दोस्तों इन्होंने स्थान किसका लिया है, ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है। स्थान की बात करें, स्थान इन्होंने ले लिया है ग्रेग बार्कले। पहले कौन थे, पहले ग्रेग बार्कले थे आईसीसी के अध्यक्ष, ठीक है। तो अभी ये बने हैं, ये आपकी ये जो आपकी तीनों चारों जो क्वेश्चंस है ये तीनों चारों आपके इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अब शिव वालिया के बारे में जानते हैं। शिव वालिया है वो HCL टेक्नोलॉजी के नए CFO के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो शिव वालिया, शिव वालिया, शिव वालिया के बारे में दोस्तों अगर अपन बात करें तो शिव वालिया है वो HCL टेक्नोलॉजी के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO बने हैं। HCL टेक्नोलॉजी के नए CFO, ठीक है, नए CFO है वो नियुक्त हुए हैं। इसके साथ ही दोस्तों अपन बात कर लेते हैं स्थान की। इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो स्थान लिया है इन्होंने प्रतीक अग्रवाल का स्थान इन्होंने ले लिया है, ठीक है। तो पहले इस पद पे कौन थे, प्रतीक अग्रवाल, और अभी नियुक्त नहीं हुए, अभी इनकी जो पद ग्रहण है वो होगा 6 सितंबर को, ठीक है। तो प्रतीक अग्रवाल 6 सितंबर तक रहेंगे। तो प्रतीक अग्रवाल का स्थान और पदभार इन्होंने ग्रहण करेंगे। पदभार कब ग्रहण करेंगे, पदभार ये 6 सितंबर को ग्रहण करेंगे, 6 सितंबर 2024 को, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपन जान लेते हैं, ये तो है उनका पदभार ग्रहण हो गया। अब ये जो है वो अप्रैल 1998 से HCL के साथ जुड़े हुए हैं। 1998 से अप्रैल 1998 HCL से जुड़े हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए यहां तक समझ में आया सभी को। अब अपन चलते हैं HCL के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। HCL जो है वो क्या है, HCL हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मत समझ लेना इनको। HCL ये आपकी एक कंपनी है, जो साइंस के स्टूडेंट है वो HCL हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। चलिए HCL है, देखो इसकी स्थापना जब की गई नोएडा में इसकी स्थापना की गई, यानी इसका जो मुख्यालय है वो नोएडा में है और इसकी स्थापना 11 अगस्त 1976 में की गई। तो स्थापना 11 अगस्त 1976 में की गई, सॉरी 1976 में, 1976, और इनका जो मुख्यालय है नोएडा में, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों अपन नेक्स्ट, ये जो कंपनी है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, भारत की बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। तो भारत की बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी, ठीक है। अब इनके संस्थापक की बात कर लेते हैं। संस्थापक कौन है, संस्थापक है शिव नादर, ठीक है। शिव नादर, शिव वालिया मत, शिव नादर है, शिव नादर इनके अध्यक्ष हैं। चलिए दोस्तों अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना जो अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में मन्याचिवाड़ी कौन से राज्य का पहला सौर गांव बनने का श्रेय है इसने प्राप्त कर लिया है।
ऑप्शन ए है आपका राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका क्या होगा, फटाफट से कमेंट करके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप बता दीजिए। देखो अब अपन इन ऑप्शंस के बारे में चर्चा करते हैं, आप इतनी देर करेक्ट आंसर बताइए। अब अगर अपन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ये दोनों मिलके है वो सौर पार्क योजनाओं की क्षमता में आगे है। सौर पार्क योजनाओं की क्षमता में अग्रणी राज्य हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ध्यान रखना। राजस्थान और आंध्र प्रदेश सौर पार्क ऊर्जाओं की क्षमताओं में अग्रणी राज्य है। इसके साथ ही केरल की अगर अपन बात करें तो केरल के अंदर जो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित आपकी एक नौका है जिसका नाम आदित्य है, ठीक है, तो वो केरल में है। तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका क्या नाम है उसका, आदित्य नाम है। आपसे पूछा जा सकता है आदित्य किसका नाम है, एक अपना आदित्य L1 मिशन भी था, सौर मिशन, और ये आपका सौर ऊर्जा से संचालित आपकी आदित्य है वो नौका भी है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, अब बात करें अपन मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का एक शहर है, कौन सा, सांची। तो जो सांची शहर है वो पहला सौर ऊर्जा संचालित शहर बना है। तो शहर सांची पहला सौर ऊर्जा संचालित, अगर पूछा जाए आपसे पहला सौर ऊर्जा संचालित शहर कौन सा है, तो वो है सांची। ठीक है, और पहला गांव पूछा जाए सौर ऊर्जा संचालित तो वो है आपका महाराष्ट्र में गांव है, क्या नाम है उसका, मन्याचीवाड़ी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो सौर गांव है ये जो कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में। तो सौर गांव की अगर बात करें तो महाराष्ट्र का है ये, क्या नाम है इसका, इसका नाम है मन्याचीवाड़ी। मन्याचीवाड़ी जो कहां का, महाराष्ट्र का है, पहला सौर गांव बना है। और इसके साथ ही दोस्तों अब अपन जाने की परियोजना में शामिल कौन कौन है, तो इसमें महाराष्ट्र के 70+ गांव है इस परियोजना में शामिल है। तो शामिल की बात करें, परियोजना में शामिल है दोस्तों महाराष्ट्र के 70+ गांव। ठीक है दोस्तों, ये जो सौर गांव है आप परियोजना, इसमें महाराष्ट्र के 70+ गांव इसमें शामिल है। और राज्य में अगले 1.5 साल के अंदर सौर ऊर्जा से 12,000 मेगावाट जो बिजली है वो उत्पादित यहां से होगी। ठीक है, चलिए तो अगले 1.5 वर्षों में इस परियोजना में 12,000 मेगावाट
बिजली उत्पादित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये सब आपका इतना इन बारे में ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अगस्त 2024 में 117 वर्ष की दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हो गया है, वह कौन है? ऑप्शन है मारिया ब्रानियास मोरेरा, जीन लुइस केलमेट, सुंदर राजन पद्मनाभन, गिरीश साहनी। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए, मैं आपको ऑप्शंस बताऊं। अगर बात करें अपन गिरीश साहनी की, तो गिरीश साहनी है वो वैज्ञानिक है जिनका निधन हो गया है, वैज्ञानिक। और किस पद पे थे ये थे दोस्तों CSIR के पूर्व महानिदेशक, CSIR के पूर्व महानिदेशक। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों ये हृदय रोग के, इनका मतलब ये फेमस क्यों थे? फेमस ये इसलिए थे क्योंकि ये हृदय रोग के जो क्लांट बस्टर थे वो विकसित करने के लिए जाने जाते हैं। क्लांट बस्टर विकसित करने के लिए। ठीक है, अब सुंदरराज पद्मनाभन की अगर अपन बात करें, सुंदरराज पद्मनाभन ये कौन है? तो सुंदरराजन पद्मनाभन पूर्व सेना प्रमुख है और ये रिटायर्ड हो गए थे कब? 31 दिसंबर 2002 को। ठीक है, तो ये पूर्व सेना प्रमुख है, पूर्व सेना प्रमुख, और ये रिटायर कब हुए थे? 31 दिसंबर 2002 को। ठीक है, इस पद से 31 दिसंबर 2002 को रिटायर हो गए थे और ये 20वें सेना अध्यक्ष के रूप में भी कार्यभार इन्होंने संभाला था। 20वें सेना अध्यक्ष के रूप में कार्यभार भी इन्होंने संभाला था। ठीक है, जीन लुइस केलमेंट की अगर अपन बात करें, जीन लुइस केलमेंट ये कौन है भाई? जीन लुइस केलमेंट ये फ्रांसीसी महिला है, फ्रांसीसी महिला। इनका निधन हो गया। ये किस लिए फेमस है? ये 122 वर्ष और 164 दिन तक सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने वाली, जीने के लिए इनको अवार्ड है वो दिया गया था। तो सबसे लंबे समय तक जीवित रहने के लिए, सबसे लंबे समय तक जीवित जीने के लिए इनको अवार्ड मिला। और ये जो अवार्ड था, यानी कितने साल तक जिंदा रही थी? 122 साल और 164 दिन तक ये जिंदा रही थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर मारिया ब्रानियास मोरेरा हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इनकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। बात करें अपन मारिया की, तो दोस्तों ये जो मारिया है आपकी, मारिया कितने साल तक जिंदा रही है? 117 साल तक। तो 117 वर्ष की एज में इनका निधन हुआ है। निधन कैसे हुआ इनका? सोते वक्त, यानी सोते सोते ये सोई ही रह गई, सोते समय। और इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? तो जन्म जाने, इनका दोस्तों जन्म हुआ था 4 मार्च 1907 को। 4 मार्च 1907 कहाँ? सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में इनका जन्म हुआ। अब देखो दोस्तों 1905 में 7 में इनका निधन, 1907 में इनका जन्म हुआ। इसके बाद 1915 में इनका परिवार स्पेन में लौट गया। ठीक है, तो इनका परिवार जो है 1915 में इनका परिवार स्पेन लौट गया। ठीक है, अब देखो दोस्तों नेक्स्ट अपन इनके बारे में बात करें कि अब दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है। अब टोमिको इटुका है जो जापान की है। ठीक है, ये 116 साल की है और ये 117 साल की थी। ठीक है, ये तो जब तक जिंदा थी तब तक इनके पास रिकॉर्ड था और अब मरने के बाद अब रिकॉर्ड किसके बाद चला गया है? अब दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति टोमिको बनी है। तो दुनिया की
जीवित सबसे बुजुर्ग व्यक्ति टोमिको इटुका। टोमिको इटुका कहाँ की है? ये जापान की है, इटुका, जापान। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है उत्तम सिंह है, रोहित शर्मा, के एस चित्रा, निखिल वाघ। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर आप बता दीजिए। देखो दोस्तों, अगर बात करें अपन उत्तम की, तो उत्तम सिंह है, ये कौन है भाई? उत्तम सिंह है, इनको 2022 के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया, लता मंगेशकर पुरस्कार 2022। तो लता मंगेशकर पुरस्कार 2022 इनको प्रदान किया गया है। और ये कौन है? उत्तम सिंह है। उत्तम सिंह एक संगीतकार है, ठीक है, संगीतकार। और ये जो अभी 2023 वाला जो अवार्ड दिया गया है वो के एस चित्रा को दिया गया है। और के एस चित्रा पार्श्व गायिका है, पार्श्व गायिका, ठीक है। और रोहित शर्मा को भी कौन सा अवार्ड दिया गया है? रोहित शर्मा को अवार्ड दिया गया है दोस्तों 26वां CEAT क्रिकेट पुरस्कार, 26वां CEAT क्रिकेट पुरस्कार, यानी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए हैं क्रिकेट पुरस्कार। क्रिकेट के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रोहित शर्मा। तो दोस्तों ये सारे ऑप्शंस आप ध्यान में रखना, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और निखिल वाद की अगर बात करें तो निखिल वाद है वो कौन है भाई? निखिल वाद है वो महागौरव पुरस्कार प्राप्त करने वाले बने हैं, महागौरव पुरस्कार 2024 इन्हें दिया गया है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर के एस चित्रा हो जाएगा। चलिए अब के एस चित्रा के बारे में अपन जान लेते हैं। के एस चित्रा को जो पुरस्कार प्रदान किया गया है किसके द्वारा? तो पुरस्कार की अगर बात करें, पुरस्कार दोस्तों प्रदान कौन करता है? प्रदान किया गया है। प्रदान कौन करेगा? किया नहीं गया है, ये प्रदान किया जाएगा कब? 28 सितंबर को, जब लता मंगेशकर जयंती आएगी, ठीक है। तो राज्य संस्कृति विभाग के द्वारा, राज्य संस्कृति विभाग द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रदान किया गया। अब बात करते हैं अपन इनकी कब किया जाएगा, कब ये किया जाएगा आपका लता मंगेशकर जयंती पर। जयंती कब? 28 सितंबर 2024, ठीक है। 28 सितंबर को लता मंगेशकर जयंती आती है, उस दौरान ये प्रदान किया जाएगा। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों? उद्देश्य है इसका, उद्देश्य है कि सुगम संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, ठीक है। सुगम संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब दोस्तों अब इसके बारे में अगर बात करें, पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, तो राशि की बात करें तो 2 लाख रुपए नगद मिलते हैं, 2 लाख नगद दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट अपन जान ले कि ये जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो पुरस्कार प्रदान किया गया था, इसकी शुरुआत किसके द्वारा कब की गई? मतलब 1984 से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। MP सरकार के द्वारा पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई? 1984 से, ठीक है, 1984 से। चलिए दोस्तों इसमें इतना ही। अब चलते अपन आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2024 में संयुक्त राष्ट्र कमान UNC का 18वां सदस्य देश कौन बना है? ऑप्शन ए है नाइजीरिया, जर्मनी, जापान और मलेशिया। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका क्या होगा?
तो देखिए अब अपन ऑप्शन जान लेते हैं। जापान और जो नई दिल्ली है, यानी जापान और नई दिल्ली में एक वार्ता हुई है, कौन सी? दिल्ली में एक वार्ता की, आपकी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जापान और नई दिल्ली के अंदर एक वार्ता हुई है, 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता, 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कब हुई है? 20 अगस्त को हुई है, ठीक है, 20 अगस्त 2024 ये वार्ता हुई। ये वार्ता काफी इंपॉर्टेंट है आपकी। और कहाँ आयोजित हुई? तो ये आयोजन इसका नई दिल्ली में किया गया। अब अपन बात करते हैं मलेशिया की। तो मलेशिया के साथ कौन? मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं, मलेशिया के पीएम कौन है? अनवर इब्राहिम, ठीक है। अनवर इब्राहिम है वो अभी भारत की यात्रा पर आए हैं, दौरे पर आए हैं इब्राहिम। कब आए थे? भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए थे। कब? 19 से 21 अगस्त 2024 को, ठीक है, 19 से 21 अगस्त 2024 इस दौरान यात्रा पर आए। और इसके बाद दोस्तों इन्होंने 9 समझौते किए हैं भारत के साथ 9 समझौते हुए हैं। और जिनमें से जो मुख्य समझौता है जो आपसे पूछा जा सकता है वो कौन सा है? वो है कि इन्होंने 2 लाख मीट्रिक टन सफेद चावल निर्यात के लिए भारत ने समझौता किया है। यानी भारत इनको 2 लाख मीट्रिक टन सफेद चावल निर्यात करेगा, चावल निर्यात समझौते पर सहमत हुए हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब अपन इसके बारे में जान लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 18वां जो सदस्य देश बना है वो कौन सा बना है? वो जर्मनी बना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जर्मनी संयुक्त राष्ट्र कमान का 18वां सदस्य देश बना है। चलिए अब इसके बारे में अपन जान लेते हैं। जर्मनी जो है जर्मनी यूएनसी यानी संयुक्त राष्ट्र कमान, ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ यूएनसी का 18वां सदस्य देश, ठीक है। चलिए अब अपन जान लेते हैं यूएनसी के बारे में। यूएनसी जो दोस्तों यानी संयुक्त राष्ट्र कमान है वो कोरियाई युद्ध के बाद दक्षिण कोरिया का समर्थन करने के लिए एक गठबंधन है वो बनाया गया, तो उस गठबंधन को यूएनसी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र कमान। राष्ट्र कमान, ठीक है। तो ये क्या है? कोरियाई युद्ध हुआ, युद्ध के दौरान एक गठबंधन बनाया गया दक्षिण कोरिया, जो दक्षिण कोरिया है इनके समर्थन के लिए, दक्षिण कोरिया के समर्थन के लिए गठबंधन, ये गठबंधन है वो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपन इनके बारे में बात करें गठबंधन। और अब ये जो है वो सदस्य देशों से बना हुआ है, यानी इसमें क्या है? सदस्य देश शामिल है, सदस्य देशों से बना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मुख्यालय इसका कहाँ है? सियोल में है मुख्यालय, सियोल। और सियोल कहाँ है? दक्षिण कोरिया में स्थित है, ठीक है, दक्षिण कोरिया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो दोस्तों इसके कार्य के बारे में भी अपन जान लेते हैं। क्या कार्य है इसका? कार्य है दोस्तों कि क्षेत्र में मानवीय मिशन और आपदा राहत में शामिल। तो क्या है? क्षेत्र में मानवीय मिशन और आपदा राहत में शामिल ये होता है, ठीक है। चलो थोड़ी जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। जर्मनी
जर्मनी की जो, हाँ, जर्मनी की जो राजधानी है वो बर्लिन है, राजधानी बर्लिन। ठीक है, बात कर लेते हैं इनके राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। तो राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर, ठीक है। और दोस्तों चांसलर कौन है? चांसलर है ओलाफ स्कोल्ज, चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, ठीक है। तो इतना है अपना जर्मनी के बारे में। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अब अपन पीडीएफ फाइल की तरफ। अपनी जो पीडीएफ फाइल है वो आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। अपना टेलीग्राम चैनल जीडी कैंपस है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर आपको राजस्थान करंट अफेयर और इंडिया करंट अफेयर की पीडीएफ और पैनल फाइल दोनों एक साथ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास सभी को कैसी लगी? अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को धन्यवाद।